चलिए इस वीडियो में कवर करते हैं सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 का पेपर 1 आरटीपी इशूड बाय आईसीआई यानी अकाउंट्स का आरटीपी। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू एंड फॉल्स। जैसा कि आप जानते हैं विद रीजंस ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है। पहला ही क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन 12 मार्क्स का, जहां 6 पार्ट्स होते हैं 2 मार्क्स ईच। तो आइए देखते हैं आरटीपी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो उसमें ये टेस्ट करना चाह रहा है कि जो ये चीज बता रहा है कि ये डिस्क्लोज करना है, क्या यही वाला प्रिंसिपल ये चीज बोलता है? तो हाँ, आंसर है यस, यही प्रिंसिपल ऐसा बोलता है। अब जब करेक्ट होती है ना स्टेटमेंट, वहां बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि सर हम इसका रीजन क्या देके आए। तो देखो आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में ना इनको भी इस चीज का कोई रीजन नहीं समझ में आया, बस ट्रू है सेम लाइन उठा के इन्होंने क्वेश्चन की चिपका दी है। वैसे तो ज्यादातर कुछ ना कुछ रीजन थोड़ा बहुत दिया जा सकता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था कि इसको बताना बड़ा मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते थे आप, एज पर फुल डिस्क्लोजर अगली लाइन लिखने भी लगते तो फिर से वही लाइन लिखी जाती जो क्वेश्चन में है। तो ऐसा अगर हो भी रहा हुआ पेपर में आपके साथ कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट क्वेश्चन की लाइन जरूर लिख के आना अगर आपका आंसर करेक्ट है। बट ज्यादातर करेक्ट वाले आंसर्स में भी कुछ ना कुछ रीजनिंग बनती होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। पॉइंट नंबर 2, डेबिट नोट्स आर यूज टू प्रिपेयर, डेबिट नोट्स इशूड आर यूज टू प्रिपेयर सेल रिटर्न बुक। जी नहीं भाई, डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट क्या था? जब हम सामान खरीदते हैं हम पहली एंट्री करते हैं परचेज टू पार्टी। जब हम सामान परचेज करा हुआ वापस करते हैं तब हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट, सॉरी पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो हमने ये बात की थी कि जब पार्टी को हम डेबिट कर रहे हैं तो हम उसको वो वाला नोट इशू करेंगे। तो जब हम परचेज करते हैं उसकी रिटर्न होती है तब हम पार्टी को डेबिट करते हैं एंट्री में, तो यहाँ डेबिट नोट इशू होता है। तो हमारे लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट है डेबिट नोट, दैट इज फॉर परचेज रिटर्न बुक। तो आंसर देखिए यहाँ पे रीजन मिलेगा फॉल्स है, और ये परचेज रिटर्न बुक का इनका आंसर बन गया। पॉइंट नंबर 3, BRS is prepared to arrive at the बैंक बैलेंस। देखिए बीआरएस को बनाने का ये पर्पस नहीं है कि हमें बैंक बैलेंस निकालना है। बीआरएस का मेन पर्पस ये होता है कि हमें डिफरेंसेस पता करने हैं कि जो पासबुक है वो इतना डिफरेंस, वो इतना बैलेंस दिखा रही है और कैश बुक इतना बैलेंस दिखा रही है, तो इनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो ये आंसर इनकरेक्ट किया जाएगा, फॉल्स। कॉजेज ऑफ डिफरेंस, ठीक है, और रिकनसाइल। तो ये चीज आपको जरूर लिख के आनी है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो ये इंटेंशन नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर डेट पे बस बैलेंस ढूंढना है इसलिए हम बीआरएस बना रहे हैं। तो ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बच्चे गलत कर देते हैं इस पॉइंट को। पॉइंट नंबर डी, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगी, ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में आएगी। द आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। क्यों करेक्ट है ये? क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक टीवी में आ रहा है तो हमने बात की थी अगर टीवी में कोई आइटम आ रही है मतलब उसकी एंट्री हो चुकी है। तो आप जरा सोचिए इसकी एंट्री क्या हुई होगी। क्लोजिंग स्टॉक को हमने एसेट बुक करा होगा और परचेजेस को हमने क्रेडिट कर लिया होगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो अगर परचेजेस पहले ही कम हो चुकी है तो ट्रेडिंग में जाके आपको जब टू परचेजेस लिखोगे आप ट्रेडिंग में डेबिट साइड, तो पहले ही कम जा रही है, तो आपको बाय बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है वहां। ऐसे में क्लोजिंग स्टॉक सीधा बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। तो आइए पॉइंट नंबर डी, इसको देखो ट्रू को भी एक्सप्लेन करा है इन्होंने कि एडजस्ट हो चुका है, परचेजेस के अगेंस्ट एडजस्ट हो चुका है, ये वाली एंट्री हो चुकी है, क्लोजिंग स्टॉक इज डेबिटेड परचेजेस क्रेडिटेड। ये सही तरीका है कि जहां ट्रू वाली चीज को भी आप एक्सप्लेन करके आ रहे हो कि इसलिए ट्रू है। तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आंसर को अच्छा समझाया हुआ है। पॉइंट नंबर ई, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश खर्चा है और इससे कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। आइए देखते हैं ट्रू का आंसर, रीजन क्या दिया है। पहली लाइन तो सेम लिखी है, बस ये लिखा है अनलाइक अदर नॉर्मल एक्सपेंडिचर, कि ये वेजेस रेंट से अलग है, थोड़ा सा ये इलेबोरेट कर दिया। देयरफॉर वो तो लाइन उठा के क्वेश्चन से उठाइए उठाइए, यानी यहाँ भी कहीं ना कहीं शॉर्ट ऑफ वर्ड्स रहा है आईसीआई थोड़ा, बट स्टिल आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा है क्वेश्चंस किस तरह अटेम्प्ट करने हैं। पॉइंट एफ, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल इज अ गेन फॉर द ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता था? जिसके ऊपर बिल हमने ड्रॉ किया होता था। तो अगर बिल रिटायर करता था वो ड्यू डेट से पहले, तो ड्रॉई पेमेंट पहले कर देता था और बदले में रिबेट ले लेता था। तो ये कहीं ना कहीं इसी को डिस्काउंट बोल रहा है, तो ये गेन है ड्रॉई के लिए, बिल्कुल ठीक है। द आंसर इज ट्रू, बिल्कुल ठीक है। एंड लॉस फॉर द ड्रॉर, देखो ये एक्स्ट्रा चीज लिखी है उन्होंने, ये अच्छी चीज है। ये छोटी छोटी लाइंस कई बार एक्स्ट्रा लिखने से आपको नंबर मिलते हैं। और आप देखो 2 मार्क्स के लिए कोई लंबे लंबे आंसर नहीं चाहिए, बहुत ही कंसाइज आंसर रखे हैं आईसीआई ने। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि वहां पे आंसर बिल्कुल अपने कंसाइज रखिएगा, लंबे लंबे ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना भी छोटा मत रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट 3-4 लाइंस आपके आंसर में बन रही है, पर जबरदस्ती भी ना बनाना। अगर ना बन रही हुई तो भैया शॉर्ट अप्रोच भी चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर जी, अगर किसी बिल का ड्यू डेट
फॉल करता है आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट। ये हमने पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर था अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट, सिविल जो चैप्टर थे, उसमें हम सीखते थे कि अगर ड्यू डेट के बाद का कोई अकाउंट क्लोज हो रहा है तो वहां पे उस इंटरेस्ट को हम चार्ज करते थे रेड इंक इंटरेस्ट के नाम से ऑपोजिट साइड पे। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में क्लास में समझा था, अभी यहाँ पे हम इसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे फिर से। बस यहाँ पे उन्होंने यही बात लिखा है कि हाँ जी, इसको हम बोलते हैं कि इसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, बस इसका ऑपोजिट साइड पे। तो ऑपोजिट साइड वाली चीज कहीं पे लिखी है इन्होंने, जी नहीं लिखी। इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच ड्यू डेट इज रिटन रेड इंक इन द एप्रोप्रिएट साइड लिख दिया इन्होंने ऑफ द अकाउंट करंट। वैसे हम ऑपोजिट साइड पे लिखते थे, ये आपको ध्यान होगा, इन्होंने एप्रोप्रिएट साइड करके लिखा है। उम्मीद है आपको पॉइंट क्लियर है। एच, जब बिजनेस में से विड्रॉल होती है कैश की, इसे पी एंड एल अकाउंट में चार्ज कर देना चाहिए एज एन एक्सपेंस। बिल्कुल गलत, ये तो ड्राइंग्स है, पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा विड्रॉ हो रहा है प्रोप्राइटर के द्वारा, दिस इज ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कभी भी पी एंड एल में नहीं जाती है, ड्राइंग्स तो हमेशा हमेशा बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से रिड्यूस होती है। तो प्लीज ये आंसर गलत है, नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, सच शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। तो देखिए किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है आईसीआई, कंसाइज है पर अपने आप में सारी चीज समझ में आ रही है कि हाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर इतना बच्चा लिख के आ रहा है। आई पॉइंट, पार्टनर्स कैन शेयर प्रॉफिट और लॉसेज इन देयर कैपिटल रेशियो व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। बिल्कुल गलत है, आपने पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ा हुआ है, अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो आप प्रॉफिट वगैरह जो शेयर करते हो वो इक्वली शेयर करते हो। पॉइंट नंबर जे, अगर लाइफ मेंबरशिप फीस मिलती है किसी क्लब को, क्लब को ही मिलेगी ऑब्वियसली, तो वो एक रेवेन्यू रिसीट है, बिकॉज ये रेकरिंग नेचर की है। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है सर, रेकरिंग नेचर की कहाँ है? ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस मिलती है तो वन टाइम है, दिस इज नॉट ऑफ रेकरिंग नेचर। और जनरली जो रेकरिंग नेचर की आइटम्स नहीं होती हैं उन्हें हमें एज अ कैपिटल रसीट ट्रीट करना चाहिए। तो दिस आंसर इज फॉल्स, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल रसीट। और ये भी लाइन इन्होंने लिखी है, इट इज डायरेक्टली एडेड टू द कैपिटल फंड और टू द जनरल फंड। ठीक है, और ये नॉन रेकरिंग नेचर की है, ये भी आप एक्सप्लेन करके आइएगा। पॉइंट के, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बट बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। ऐसा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बीच में और कोई नहीं आ सकता, प्रेफरेंस बस इक्विटी से जस्ट पहले है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट जो बोल रहा है कि प्रेफरेंस के बाद पे कर देना, गलत बोल रहा है, क्योंकि प्रेफरेंस वालों से पहले बाकी सबकी पेमेंट हो जाती है। फिर बस प्रेफरेंस वालों को जो प्रेफरेंस मिलती है ना, वो सिर्फ इक्विटी वालों से मिलती है। यानी सेकंड लास्ट नंबर प्रेफरेंस वालों का है जब पैसा मिलने की बारी आ रही है, और लास्ट नंबर जाके इक्विटी का है। तो इन दोनों के बीच में डिबेंचर इंटरेस्ट क्या कर रहा है? यह आंसर तो फॉल्स है। तो इन्होंने क्या लिखा है, डिबेंचर इंटरेस्ट तो पहले ही पे हो जाता है, कोई भी डिविडेंड देने से पहले पे हो जाता है। डिविडेंड सबसे एंड में पे होगा, पहले प्रेफरेंस वालों को फिर इक्विटी वालों को पे होगा। आई होप ये सारे के सारे करेक्ट इनकरेक्ट क्लियर है आपके, और आंसर्स आपको समझ में आ रहे हैं किस तरह से आईसीआई अटेम्प्ट कर रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाले चैप्टर में से कि कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बता दीजिए। कैश सिस्टम आपको बताइए, रिसीट्स और पेमेंट्स के बेस पे चलेगा। जो पैसा रिसीव हुआ है उसी को इनकम दिखाऊंगा, जो रिसीव नहीं हुआ अभी रिसीवेबल है उसे इनकम में नहीं दिखाऊंगा, और जो पे हुआ है सिर्फ उसी को खर्चे में दिखाऊंगा, जो भी आउटस्टैंडिंग है उसे खर्चे में नहीं दिखाऊंगा। मर्केंटाइल सिस्टम बोलता है कि पेड है चाहे पेबल है, रिसीव्ड है चाहे रिसीवेबल है, जैसी ही ट्रांजैक्शन होगी उसे आप रिकॉर्ड कर दो। ये मेन इसमें डिफरेंस है। इसका आंसर अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें एक लाइन लिखी है उन्होंने मर्केंटाइल सिस्टम के अंदर कि ट्रांजैक्शन रिकग्नाइज होती है जैसी लाइबिलिटी या तो क्रिएट होती है या इम्पेयर होती है। इम्पेयर का यहाँ मतलब है कम हो जाना, उसकी वैल्यू कम हो जाना। सिमिलरली एसेट जैसी क्रिएट हो जाता है या इम्पेयर हो जाता है उसे हम रिकॉर्ड कर देते हैं, इररिस्पेक्टिव क्या वो सेटल हुआ है कि नहीं हुआ, क्या वो पे हुआ है कि नहीं हुआ, रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आंसर पढ़ लीजिएगा, सिंपल भाषा है। पॉइंट बी, सर रेवेन्यू रिसीट्स का डेफिनेशन मांगे विद एग्जांपल्स, और इन रिसीट्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं एक्सप्लेन करिए। तो पहली बात तो रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती हैं? जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमें रिसीव होती हैं, या इसमें अदर इनकम्स भी आ जाती हैं, जैसे गुड सेल करे, या अदर इनकम की अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम, डिविडेंड इनकम, रॉयल्टी इनकम, ये सब रेवेन्यू रिसीट्स हैं। सिंपल हमने बात की थी, जिसका भी इफेक्ट इनकम स्टेटमेंट में जाएगा यानी ट्रेडिंग पी&एल में जाएगा, वो रिसीट हमारी रेवेन्यू रिसीट है। तो ये सारी की सारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, और इनको क्वेश्चन में भी पूछा हाउ दी शुड बी ट्रीटेड, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल भी मांगे। तो छोटी छोटी ये जो चीजें हैं ना क्वेश्चन के अंदर, डिफाइन भी मांगा, एग्जाम्पल भी मांगा, ट्रीट कैसे करना है, सारे एस्पेक्ट आपको लिख के आने पड़ेंगे आंसर में, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल आ गए, मीनिंग आ गया, और आगे लिख दिया कि इनको एक्चुअल कैश रिसीट की तरह इक्वेट ना करना। कैश रिसीट्स अलग हो सकती हैं, रेवेन्यू रिसीट अलग वर्ड है, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट तो एक्रूअल बेसिस पे निकलेगी हमारी,
रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों आएंगे रिसीट्स के अंदर। और देखो लास्ट लाइन में उन्होंने वो वाला एस्पेक्ट भी आंसर किया है कि इसे हम पी एंड एल में जाके राइट करेंगे। हालांकि आप इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, ट्रेडिंग पी एंड एल भी लिख सकते हो, इन्होंने केवल पी एंड एल लिखा है। ये लाइन अगर आपने ना लिखी एंड में जाके आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली पूछा था हाउ आर दीज रिसीट्स ट्रीटेड। तो प्लीज मैं एक छोटी सी टिप यहाँ देना चाहूंगा कि क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। कई बार हम बस डिफाइंड रेवेन्यू रिसीट और एग्जांपल देखते ही फटाफट आंसर लिख देते हैं, लास्ट लाइन पढ़ते नहीं, वो एस्पेक्ट मिस हो जाता है, नंबर कट जाते हैं। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज के ऊपर है। बुक्स ऑफ योयो हनी सिंह की बुक्स बनानी है आपने। आइए देखते हैं पहला पार्ट क्या है। भाई एम्प्लॉइज हैं, वो 10,000 वर्थ का सामान, वर्थ का मतलब क्या होता है, कॉस्ट भी हो सकता है, सेलिंग प्राइस भी हो सकता है, बट यहाँ आगे लिख दिया ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस, तो इसलिए तो सेलिंग प्राइस ही होगी। ठीक है, एम्प्लॉइज गुरपुरब के मौके पे कुछ सामान घर ले गए और ये बाद में उनकी सैलरी में से डिडक्ट हो गया। तो देखो आप तो सिंपल ये बात बोलो कि सैलरी की तरह ही पे हो रहा है, तो सैलरी को डेबिट करके आप परचेजेस को क्रेडिट कर लो, क्योंकि सामान चला गया, गुड्स चले गए, तो परचेजेस को क्रेडिट कर लो। 10,000 रुपीज से नहीं 7,500 से करना। ठीक है, तो देखिए इनकी एंट्री क्या बनी है, सैलरीज टू परचेजेस 7,500। एम्प्लॉइज के साथ जो भी ट्रांजेक्शन करनी है, मालिक के साथ जो ट्रांजेक्शन करनी है, सब कॉस्ट प्राइस पे करके आइएगा, ना कि सेलिंग प्राइस पे। पॉइंट नंबर 2, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर, ये तो पर्सनल लाइबिलिटी है प्रोप्राइटर की, तो उसकी ड्रॉइंग्स में जाएगा, पैटी कैश में से पे हुआ है तो ड्रॉइंग्स टू पैटी कैश। थर्ड पॉइंट, भाई गुड्स 10,000 रुपीज के फ्री सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। भाई सामान चला गया तो 2 परचेजेस तो होएगा ही होएगा। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट कर लो, या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट कर लो, या प्रमोशन अकाउंट डेबिट कर लो, सेल्स प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन, इस तरह का कोई अकाउंट आ सकता है, पर ये भी कॉस्ट प्राइस पे होएगा। तो आइए दो आंसर चेक करवा देता हूँ, एक ड्रॉइंग्स टू पेटी कैश और एक ऊपर सैलरी टू परचेज, और लास्ट में सेल प्रमोशन टू परचेजेस। दिस एंट्री इज ऑल्सो टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। और फोर्थ पॉइंट क्या है जी इस क्वेश्चन का, हमने सनी से सामान खरीदा है, लिस्ट प्राइस है 15,000, उसने हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करा है। आपको ध्यान होगा ट्रेड डिस्काउंट को हम सीधा माइनस करके एंट्री करते हैं, क्योंकि हमारी परचेज कॉस्ट ही कम हो गई है, तो 15,000 में से 10% लेस किया, 13,500 रह गया। 200 रुपीज का उसने कैश डिस्काउंट भी दिया है फॉर क्विक पेमेंट। देखो जो ये 200 का डिस्काउंट मिल रहा है ना, इसे आपको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये कैश डिस्काउंट है, इससे गुड्स की वैल्यू नहीं कम होगी। यानी परचेज अकाउंट 13,500 से डेबिट होगा, लेकिन जो हम उसे पेमेंट करेंगे वो करेंगे 13,300 की, और बाकी 200 रुपए का डिस्काउंट दिखा देंगे। तो आइए देखते हैं एंट्री। 13,500 की परचेजेस, 13,300 का बैंक से पेमेंट कर दिया। अच्छा आईसीआई ज्यादातर ना, क्या चेक लिखा है क्या क्वेश्चन में, चेक नहीं लिखा, बट स्टिल जहां पे भी आईसीआई पेमेंट रिसीव या पेमेंट करने की बात कर रहा है, ज्यादातर आईसीआई बैंक अकाउंट यूज कर रहा है, तो आप भी अगर बैंक अकाउंट यूज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बट जैसे यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली पैटी कैश बोला था, तो यहाँ पैटी कैश ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन जहां क्वेश्चन साइलेंट है, पैसा आने की बात हो रही है या जाने की बात हो रही है, ज्यादातर आईसीआई बैंक अकाउंट यूज कर रहा है। बट मेरे हिसाब से कैश भी गलत नहीं करना चाहिए, बट इट इज बेटर कि अगर आपकी कहीं भारी अमाउंट है, कोई लाखों में अमाउंट है, आप बैंक अकाउंट यूज कर लेना, वो ज्यादा सही रहेगा। हालांकि यहाँ हजारों में है, यहाँ भी बैंक अकाउंट यूज कर लिया है, वो मैंने देख लिया है, बट स्टिल ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। यहाँ सिर्फ क्लासिफिकेशन मांगी है, कोई रीजन वगैरह नहीं मांगा, तो सिर्फ अगर आपको नाम लिख के आना है कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उस चीज के नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, 4 पार्ट है, आधे आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो सिर्फ नाम नाम लिख के आना। कई बार हम देखते हैं बच्चे इसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं, जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिख के आइए। पहला क्वेश्चन, भाई एक्सपेंसेस हुए हैं टू कीप द मशीन इन वर्किंग कंडीशन, ये तो मेंटेनेंस का खर्चा हो गया ना, तो मेंटेन करने का खर्चा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, रजिस्ट्रेशन फी पे करिए बिल्डिंग परचेज करते हुए, ये तो बिल्डिंग को खरीदने का खर्चा हो गया, रजिस्ट्रेशन फी। पुट टू यूज का खर्चा हो गया, रेडी फॉर यूज का हो गया, कैपिटल। तो पहला रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल। थर्ड, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, ये तो बिना मतलब बिना सोचे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर हम कर नहीं सकते, ये अलाउ नहीं करता, तो एडवर्टीजमेंट पे जितना मर्जी खर्च हुआ हो एक बार में डाल के खत्म करो। रिन्यूअल फी, ये भी मेंटेनेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रिपेयरिंग करवाई है सेकेंड हैंड कार की, उसे वर्किंग कंडीशन में लेके आने के लिए, ये तो पुट टू यूज का हो गया। तो 3 रेवेन्यू है, 2 कैपिटल हैं, सेकंड और लास्ट कैपिटल, सेकंड और लास्ट कैपिटल करा है, सेकंड और लास्ट कैपिटल, बाकी रेवेन्यू 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 रेवेन्यू। हमारे सारे आंसर बिल्कुल ठीक है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है जी कैश बुक का। अगला क्वेश्चन है कैश बुक का, हेडिंग कैश बुक है, पर लेकिन अंदर आईसीआई ने पूछा परचेज रिटर्न बुक का क्वेश्चन है, यानी सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन है। अब परचेज रिटर्न बुक में एक छोटा सा पॉइंट मुझे आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। कई बार ना क्या होता है,
क्वेश्चन आपको ये डेबिट नोट नंबर का कॉलम देता है। अभी हमने बात की थी कि जब हम परचेजेस को रिटर्न करते हैं तो हम डेबिट नोट इशू करते हैं, तो डेबिट नोट नंबर है। ध्यान रखिएगा, कई बार ना कुछ गुड्स कैश में खरीदे होते हैं, लेकिन जब रिटर्न करे होते हैं तब उनका भी डेबिट नोट इशू करा होता है। यहां तो वैसे करा नहीं हुआ, आप देख सकते हैं यहां तो डेबिट नोट इसका इशू नहीं करा हुआ, यानी ये कैश में जो खरीदा था वो कैश में ही वापसी होगी, क्योंकि अगर कैश में वापसी ना हुई होती तो हमने जरूर सामने वाली पार्टी को डेबिट नोट इशू करा होता। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जहां तो डेबिट नोट इशू हो ही गया वो तो पक्का पक्का उधार वाली रिटर्न है, लेकिन जहां कैश में सामान खरीदा था बट अभी भी डेबिट नोट इशू हो रहा है तो वो भी परचेज रिटर्न बुक में आएगा, बट इस क्वेश्चन में नहीं आएगा बिकॉज यहां तो डेबिट नोट इशू ही नहीं हुआ, यानी ये तो कैश में ही खरीदा था, कैश में ही वापसी होगी। देयर इज नो प्लेस फॉर दिस ट्रांजेक्शन इन परचेज रिटर्न बुक, ये कैश बुक में जाएगा। बट हाँ, पहली एंट्री हमने 5 कैलकुलेटर वापस करे हैं और डेबिट नोट भी इशू करा है सामने वाले को, तो ये परचेज रिटर्न बुक में जाएगा। यहाँ पे भी हमने कैलकुलेटर वापस करे हैं, ये भी परचेज रिटर्न बुक में जाएगा। और यहाँ प्रिंटर वापस करा है। प्रिंटर देखो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वैसे तो देखो क्वेश्चन में बताया नहीं हमें हमारा किस चीज का बिजनेस है, तो कहीं आप ये सोच लो कि प्रिंटर का भी हो सकता है हमारा बिजनेस हो, बट एक प्रिंटर है, डिफेक्टिव है, लग नहीं रहा कि ये गुड्स है, कहीं ना कहीं क्लियर करना चाहिए था, बट प्रिंटर हमें फिक्स एसेट ही लग रहा है, तो फिक्स एसेट की वापसी आपके यहाँ पे नहीं आएगी परचेज रिटर्न बुक में। तो सिर्फ ये वाले 2 पॉइंट्स आपके परचेज रिटर्न बुक में आए हैं। वैसे भी यहाँ भी देखो कोई डेबिट नोट इशू नहीं करा, बिकॉज ये ट्रेडिंग ऑफ गुड्स नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने डेबिट नोट नहीं इशू करा, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और नंबर मत कटवा के आइएगा फॉर्मेट के, बिल्कुल भी फॉर्मेट अच्छे से बना के आइएगा। और लास्ट में एक ये चीज जरूर लिख के आइएगा टोटल, कि परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा मंथ के एंड पे इतने अमाउंट से, ये चीज भी बच्चे मिस कर जाते हैं। बाद में बच्चा सोचता है नंबर किस चीज के कट गए, ऊपर हेडिंग नहीं लिखते, फॉर्मेट नहीं ठीक से बनाते, या ये एंड में जाके टोटल नहीं करते, हर चीज के नंबर है। तो छोटी छोटी चीजें प्लीज मिस मत कीजिएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बी पार्ट पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जर्नल एंट्रीज मांगी है, क्वेश्चन ने एक्सप्रेसली लिखना शुरू कर दिया कि विद नरेशन चाहिए भाई, बाद में ना कहना कि नरेशन नहीं लिखी तो क्या हुआ, नंबर क्यों काट लिए हमारे, ठीक है। और ये जो एरर मिले हैं ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मिले हैं, यानी कि स्टेज 2 का क्वेश्चन है। जब तक क्वेश्चन साइलेंट होता है वो ये नहीं बोलता कि फाइनल काउंट्स तैयार हो चुके हैं, हम स्टेज 3 का क्वेश्चन नहीं मानेंगे, स्टेज 2 का क्वेश्चन मानेंगे टीवी बनने के बाद। पहला पॉइंट, एसी खरीदा था, प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज के लिए मशीन में डेबिट कर लिया, मशीन को क्रेडिट करो, ड्रॉइंग्स को डेबिट करो, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया ड्रॉइंग्स टू मशीनरी। नरेशन वगैरह प्रॉपर है, हालांकि अब ये नरेशन में बीइंग वगैरह नहीं लिख रहे हैं, तो बीइंग अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सीधा लिखा करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू मशीनरी अकाउंट इस तरह से, तो बीइंग अगर आप इग्नोर भी करेंगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट, भाई कस्टमर ने गुड्स रिटर्न करा है, यानी कि हमारी सेल हुई होगी, सेल रिटर्न है, उसको स्टॉक में तो ले लिया, स्टॉक में तो आ ही जाता है ना, फिजिकल काउंटिंग में काउंट हो जाता है स्टॉक तो, पर एंट्री नहीं पास करी, तो एंट्री स्टॉक की नहीं कह रहा वो पास हुई, गुड्स रिटर्न करने की एंट्री पास नहीं हुई। तो गुड्स रिटर्न करने की एंट्री क्या होती है सर, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है और कस्टमर क्रेडिट होता है, ये सेकंड एंट्री, रिटर्न इनवर्ड टू डेटर्स। थर्ड पॉइंट, एक अमाउंट अमाउंट है 4500 का, रिसीव हुआ है इंटरेस्ट का नाम पे, ये गलती से कमीशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया, कमीशन डेबिट करने का, इंटरेस्ट अब क्रेडिट कर लेने का। थर्ड पॉइंट, कमीशन टू इंटरेस्ट। और फोर्थ पॉइंट है जी हमारे पास, एक सेल हुई है 2760 की, वॉज पोस्टेड फ्रॉम सेल बुक टू द डेबिट ऑफ मेसर्स शोभा ट्रेडर्स एट 2670, यानी ये डेटर अकाउंट होगा हमारा शोभा ट्रेडर्स, 2760 की जगह डेबिट हुआ है, भाई होना डेबिट ही था, क्योंकि सेल जब होती है तो डेटर डेबिट ही तो होता है, होना डेबिट इतने से था, हुआ सिर्फ 2670 से है, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकाल के उतनी अमाउंट से और डेबिट कर लो और दूसरा अकाउंट सस्पेंस यूज कर लो, तो ये उन दोनों का डिफरेंस है। आई होप चारों की चारों एंट्रीज आपको क्लियर हैं। इसके बाद हमारे पास चैप्टर आता है बीआरएस। अब बीआरएस चैप्टर लंबा क्वेश्चन है, सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ा करो, प्रिपेयर बीआरएस। कई बार पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, एंड में एडजस्टेड कैश बुक मांगी होती है और हम सीधा बीआरएस बनाना शुरू कर देते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना कि पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन जरूर पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करो, जहां भी बड़ा क्वेश्चन है पहले लास्ट लाइन पढ़ो कि भाई क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्वेश्चन मांग क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ू ना मैं। तो आइए कैश बुक से शुरू करना है। कैश बुक इतना बैलेंस शो कर रही है और 31 मार्च का बैलेंस है, पर ये एग्री नहीं कर रहा, ठीक है। हालांकि देखो 31 मार्च क्वेश्चन में दे दिया, अब यहाँ पे एक दिक्कत है वैसे छोटी सी, नॉर्मली माइंड में आता है कि सर 31 मार्च तो ईयर एंड होता है, और हमने ये सीखा हुआ है कि जब ईयर एंड आ जाता है तो बैलेंस शीट बनती है उस दिन,
तो बैलेंस शीट बनने वाले दिन तो हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी चाहिए। अब ये थोड़ा सा ना कई बार आईसीआई कुछ क्वेश्चंस के अंदर ओपन एंडेडनेस छोड़ देता है। वैसे मैं इनका आंसर दिखा देता हूँ, इन्होंने क्या करा है इस आंसर के अंदर। इस आंसर में इन्होंने सीधी बीआरएस ही बनाई है, बट स्टिल मैंने कई बार देखा है आईसीआई की पब्लिकेशंस में ऐसा भी करा होता है कि क्योंकि डेट्स जब ऐसी आती हैं कि ईयर एंड वाली डेट आ गई, तो क्वेश्चन कई बार सजेस्टेड आंसर में 2 आंसर दे देते हैं कि अगर सीधी बीआरएस बना दी तो भी हम आपको नंबर दे देंगे, और अगर आपने पहले एडजस्टेड कैश बुक बना दी बाद में बीआरएस बनाई है उसके भी हम आपको नंबर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटर तो यही होता है कि डेट्स ही ध्यान से लिखे आईसीआई। अगर यही डेट मान लो 30 जून या मान लो 31 अगस्त होती, फिर ये हमारे माइंड में ना आता कि एडजस्टेड कैश बुक बनानी है यहाँ, क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक हम 2 जगह बनाते हैं, तो ईयर एंड हो या क्वेश्चन में एक्सप्रेसली लिखा हो कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ। यहाँ ईयर एंड है, मैं मानता हूँ नॉर्मली मार्च ईयर एंड होता है, बट स्टिल आईसीआई ने इस क्वेश्चन में नहीं बनाई है एडजस्टेड कैश बुक। तो ये चीज आप पेपर में भी अप्लाई कर सकते हो कि हम अज्यूम कर रहे हैं एडजस्टेड कैश बुक नहीं बन रही तो इसलिए सीधा बीआरएस बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं फटाफट से, थोड़ा सा इससे हमारा बीआरएस भी रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन को करके। तो हमने क्या सीखा था बीआरएस के अंदर कि ना इस तरह से पहले एक फॉर्मेट बना लो, इस तरह से पहले एक बार फॉर्मेट बना लो और फॉर्मेट में शुरू कर लो कैश बुक कैश बुक का क्वेश्चन है तो कैश बुक से शुरू कर लो 110280। तो यहां से शुरू किया प्लस साइड से, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो बैलेंस पड़ा ही हुआ है ना हमारा बैंक में, ओवरड्राफ्ट तो है नहीं, बैलेंस पड़ा हुआ है हमारा बैंक के पास, यानी कि प्लस साइड से शुरू होगा। ये प्लस माइनस कॉलम होते थे, इस तरह से शुरू करते थे हम। बस इसके बाद तो मैं ओरली बताता रहूंगा, एक एक पॉइंट हम लिखते थे, इस साइड डिफरेंस यहाँ पे लिखते थे, एक्सप्लेन करते थे इंग्लिश में, और उसके बाद उसकी अमाउंट होती थी या तो प्लस कॉलम में आती थी या माइनस कॉलम में आती थी। रीजनिंग क्या रखते थे एक बार याद करवाता हूँ, सब्सिडी रिसीव हुई है, बैंक के अंदर आ गई हमारे सीधा, पर कंपनी को पता ही नहीं, तो हम क्या बोलते थे, इसकी एंट्री बैंक ने कर ली होगी, बैंक यानी पासबुक, पासबुक ने बैलेंस बढ़ा लिया होगा, पर कैश बुक को तो कानो कान खबर नहीं। हम शुरू किससे कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कैश बुक के बैलेंस से। तो अगर कैश बुक के बैलेंस से शुरू कर रहे हो, इस बैलेंस के अंदर तो ये अमाउंट बड़ी नहीं हुई, कितनी अमाउंट है, अमाउंट है 41,000, तो आपको 41,000 यहाँ पे प्लस कर लेना चाहिए, तभी तो आप पासबुक के बराबर पहुंचोगे ना कि पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा होगा। इस तरह से हम ये पॉइंट करते थे। दूसरा भाई 15 मार्च को पेमेंट साइड जो है ना कैश बुक की, वो अंडरकास्ट है। भाई ऐसा है, अगर कैश बुक की पेमेंट साइड अंडरकास्ट है यानी कैश बुक पेमेंट्स कम शो कर रही है, अगर पेमेंट्स कम शो कर रही है कैश बुक, यानी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा पासबुक के मुकाबले। शुरू आप कैश बुक से कर रहे हो, ठीक है, पहुंचना पासबुक के पास है, कैश बुक तो पहले ही ज्यादा आ रही है, तो आप माइनस कीजिए। ठीक है, मैं इनका आंसर यहां सब दिखा देता हूँ। तो इन्होंने क्या करा, देखो यहां से शुरू किया, इन्होंने दूसरी प्रेजेंटेशन दिखाई है, बैलेंस प्रेजेंटेशन बोलते थे इसे आप, एड लेस वाली। तो पहला पॉइंट हमने ऐड किया है, दूसरा पॉइंट हमने लेस करा है, माइनस करो क्योंकि कैश बुक पहले ही ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, 20 मार्च को डेबिट बैलेंस ऑफ 8624 ऑन द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। भाई ये तो पाप वाला पॉइंट है, डेबिट का क्रेडिट कर दिया। हमने क्या सीखा था कि अगर डेबिट को क्रेडिट कर दिया, पहली बात तो ये सोचो आप, डेबिट मतलब कैश बुक की डेबिट मतलब बैलेंस बढ़ना था, दिखा क्रेडिट साइड दिया, यानी घट गया उल्टा, और घटा भी पता कितना, डबल अमाउंट, डबल अमाउंट, इसका डबल। क्यों इसका डबल, जो डेबिट में आना था वो आया नहीं, एक तो वो कम हो गया, उल्टा क्रेडिट साइड आ गया तो वो और कम हो गया, तो डबल करोगे इसका, उतना कम आ रही है कैश बुक, उतने से आपको बढ़ानी पड़ेगी तब जाके पासबुक के बराबर आओगे। तो ये डबल ये अमाउंट आ रही है 17248, उतने से हमने ऐड कर लिया कैश बुक के बैलेंस को ताकि हम पासबुक के बराबर आ जाएं। हम कैश बुक के बैलेंस में छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग करी हुई है कैश बुक से। हालांकि मैंने क्लास में भी ये बात बार बार बताई थी कि बीआरएस के चैप्टर में ना हम एक्चुअल में कैश बुक या पासबुक को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बीआरएस के अंदर बस अमाउंट्स दिखा रहे हैं कि अगर हम इसको प्लस कर दें तो दूसरी बुक के बराबर आ जाएंगे जो उसका बैलेंस होगा, ये चीज होती है। पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट ध्यान से कीजिएगा, एक कस्टमर है मैसर्स रजत का, मैसर्स रजत हम ही है, ध्यान रखिएगा, who received a cash discount of 5% on his account of rupees 80,000 paid to Messrs Rajat a check on 24th March। यानी रजत का कस्टमर है, हमारा कस्टमर है, आप ये लेके चलो, और उसने हमने उसे कैश डिस्काउंट दिया था 5%, और अकाउंट था उसका 80,000 का, तो 80,000 का 5% आएगा, ये आएगा 400 रुपीज। ठीक है, 400 आएगा ना, 4,000 आएगा, 4,000 आएगा, ठीक है, 4,000 रुपीज। द कैशियर अर्नियसली एंटर द ग्रॉस अमाउंट इन द कैश बुक। देखो सिंपल है,
भाई कस्टमर से आए 76 है, पर गलती से हमारे कैशियर ने पूरा 80 दिखा दिया, यानी 4000 का डिफरेंस होगा, 4000 का। हमारी जो कैश बुक है उसमें 4000 ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि हमने तो ग्रॉस अमाउंट शो कर ली कि रिसीव होगी, ठीक है, पर पासबुक ने सिर्फ 76 शो करा होगा, क्योंकि चेक तो 76 का आया है सामने से, ठीक है। तो आपको 4000 रुपीज क्या कर लेना चाहिए, जो आपका ज्यादा आ रहा है उससे माइनस 400 आएगा। क्या हो गया, एक सेकंड, मैंने गलत कर दिया क्या? 80,000 है। अच्छा, 80,000 का 50% तो 40,000 है, 5% 4,000 नहीं आएगा क्या? भाई कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? ऐसा है क्या? 80,000 का 5% 4,000 तो आएगा, इन्होंने 400 से क्यों कर रखा है? मैं खुद चक्कर खा गया एक बार, क्या हो गया ये? एक मिनट, अमाउंट सही है क्या? मैं 80,000 का 5% ही है ना? हु रिसीव्स द कैश डिस्काउंट 5%, हाँ 80,000 है यार, 80,000 का 5% 4,000 आएगा, क्या हो गया? इन्होंने 400 से कर रखा है। कोई बात नहीं, डियर आईसीआई, डोंट वरी, ये गड़बड़ है, 4000 से करना आप इसको, बट होगा ये लेस, क्योंकि हमने, आप कॉन्सेप्ट समझ लो यार, इसकी गलतियां थोड़ी निकालनी है बैठ के, चुगलियां थोड़ी करनी है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, 4000 से पॉइंट होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भाई पॉइंट नंबर 5, 10 मार्च की बात है, एक बिल था 22,800 का, ये डिस्काउंट करवाया था बैंक से, entered in the cash book but proceeds credited in the bank statement amounted to 22,000 only। भाई ऐसा है, 22,800 का बिल था, ये हमने डिस्काउंट करवाया था, ठीक है, तो हमारे बैंक में पैसे आए होंगे ना डिस्काउंट करवा के, लेकिन पासबुक ने तो सिर्फ, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, पासबुक में सिर्फ 22,000 डला है। भाई देखो कौन सही है कौन गलत है, हमें ये कोई जजमेंट नहीं देनी है, हमें तो ये देखना है कैश बुक में 22,800 पड़ा हुआ है, लेकिन पासबुक में सिर्फ 22,000 पड़ा हुआ है, यानी जो हमारी कैश बुक है ना वो 800 रुपीज ज्यादा बढ़ा के बैठी हुई है। शुरू हम कर रहे हैं कैश बुक से, तो दूसरी बुक के बराबर आने के लिए आपको 800 रुपीज लेस करना पड़ेगा, आपको 800 रुपीज लेस करना पड़ेगा, ये सही है, ठीक है। चलते हैं आगे। भाई एक चेक था, इशू करा हुआ था हमारा चेक इशू, यानी हमने अपना बैंक बैलेंस गिरा होगा, 6900 का, रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, कि भैया डेट निकल गई इसकी तो वापस आ गया, नो एंट्री मेड इन द कैश बुक। अब ये जरा ध्यान से, भाई चेक इशू किया था 6900 का, रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, नो एंट्री मेड इन द कैश बुक। अब ये ना थोड़ी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है कि किस चीज की एंट्री नहीं हुई, आपको ये मानना चाहिए जो वापस आया ना उसकी एंट्री नहीं हुई, यानी जब हमने चेक इशू किया था उसकी एंट्री तो होगी होगी ना, वो तो पहले हुई होगी, इशू की एंट्री तो पहले ही होगी होगी ना, यानी जब चेक इशू किया होगा उसकी एंट्री हो चुकी है, ये मत बोल देना इशू की भी एंट्री नहीं हुई है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जो वापस आया उसकी एंट्री नहीं हुई है, इसका मतलब हमारी जो कैश बुक है उसने तो ये दिखा दिया कि चेक इशू हुआ पड़ा है, उसने तो ये दिखा रखा है चेक इशू हुआ पड़ा है, तो भाई चेक इशू हुआ पड़ा है यानी कि हमने तो अपना बैलेंस गिर रखा है, लेकिन हमारे बैंक से तो गिरा नहीं, पासबुक से तो गिरा नहीं, कैश बुक से गिर चुका, यानी कैश बुक का बैलेंस 6900 से कम आ रहा है, और हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक से, इसलिए हमें 6900 प्लस करना पड़ेगा, 6900 हमें प्लस करना पड़ेगा, तभी तो पासबुक के बराबर आएंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भाई इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया, पर इसकी एंट्री कैश बुक में हुई नहीं, यानी पासबुक ने पैसा काट लिया, कैश बुक ने नहीं काटा। शुरू कर रहे हो कैश बुक से, तो कैश बुक में भी माइनस करोगे तभी तो पासबुक के बराबर आओगे, लेस। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक बिल रिसीवल था जो डिस्काउंट करवा रखा है फॉर ₹6,000, वो डिसऑनर हो गया है, ठीक है, और ये डिसऑनर हो गया 30 मार्च को। भाई ऐसा है, जब हम बिल कोई डिस्काउंट करवाया होता है ना हमने बैंक से, जब वो डिसऑनर होता है बैंक सीधा हमारे अकाउंट से पैसे काट लेता है, लेकिन बैंक ने इसकी एडवाइस जो दी, यानी हमें जो इंटीमेशन दी, वो 1 अप्रैल को दी है। भाई अप्रैल फूल वाले दिन पता लगा है कि हमारा बिल डिसऑनर हो गया। भाई ऐसा है, अगर बैंक हमें 1 अप्रैल को जाके बताएगा तो हम तो 1 अप्रैल को जाके एंट्री करेंगे ना, जबकि हम बीआरएस बना रहे हैं 31 मार्च की, बैंक ने हमारे पैसे 30 मार्च को ही काट लिए होंगे, यानी अगर आप नोटिस करो, बैंक ने तो 30 मार्च को पैसा काट लिया, पर हम जाके एंट्री करेंगे 1 अप्रैल को, तो 31 मार्च को तो दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया ना, कैश बुक और पासबुक के अंदर। तो ऐसा है, पासबुक ने पैसा काट रखा है, हमने नहीं काटा हुआ, हमने नहीं काटा हुआ, और ये पैसा होगा 6,120, 6,000 नहीं होगा, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको 6,000 दिया है, बैंक तो पूरा 6.20 काटेगा ना, बैंक तो पूरा 6.20 काटेगा जितने का बिल था, तो आपको भी अपनी कैश बुक में से 6.20 कम करना पड़ेगा, 6.20 आपको भी अपनी पासबुक कैश बुक में से कम करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू आप कैश बुक से कर रहे हो,
कैश बुक ने पैसा काटा नहीं हुआ, पासबुक ने काटा हुआ है, तो आप भी काटिए, तभी तो पासबुक के बराबर आएंगे। और लास्ट पॉइंट है, बैंक ने कैश डिपॉजिट रिकॉर्ड करा है 6550 का एज 6505। फाइनली बैंक ने भी एक गलती कर दी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बैंक भी गलती हो जाती है, बैंक से भी, वहां भी इंसान ही बैठे हैं, क्या दिक्कत है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा ना, उतने से ये 45 रुपीज का डिफरेंस है। बैंक ने कैश डिपॉजिट 45 से कम दिखा रखा है, यानी बैंक का जो पासबुक का जो बैलेंस है ना, वो 45 कम आ रहा होगा कैश बुक के मुकाबले। आप शुरू कैश बुक से कर रहे हो, कैश बुक में 45 प्लस कर लो, तभी तो पासबुक के बराबर आओगे। तो लास्ट पॉइंट ये रहा 45 प्लस। तो इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को एक बार चाहे आप प्लस माइनस वाली अप्रोच से भी कर सकते हो, बट है सिंपल है क्वेश्चन। सिर्फ ये 400 रुपीज वाली आई थिंक गलती है, मिसप्रिंट है, मिस टाइप्ड है। तो उम्मीद है कि इस चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस है, पर प्लीज एडजस्टेड कैश बुक वाले क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार बड़ा क्वेश्चन एडजस्टेड कैश बुक वाले टॉपिक में से आ जाता है, 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो प्लीज इसको कवर कर लीजिएगा। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 इन्वेंट्रीज का। पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ढूंढनी है आपको 31 मार्च की, यानी कि ईयर एंड की, ठीक है। और आपको इन्वेंट्री दे रखी है 15 अप्रैल, जिस दिन फिजिकल काउंटिंग, जिसे आप स्टॉक टेकिंग बोलते थे, और फिजिकल काउंटिंग का जो स्टॉक का वैल्यूएशन करा है वो करा है 2.5 लाख का। तो 2.5 लाख की फिगर से शुरू करके, यानी 15 अप्रैल की फिगर से शुरू करके आपको 31 मार्च की फिगर पे आना होता है, और आपको बीच की ट्रांजेक्शन्स के बारे में बता रखा होता है। तो 31 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में जो सेल हुई, वो सामान 31 मार्च को तो पड़ा होगा फिजिकल काउंटिंग में, पर 15 अप्रैल जो आपने ऊपर जिससे शुरू किया स्टॉक, उसमें वो आ नहीं रहा होगा क्योंकि सेल हो गया होगा। तो बेसिकली इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, इसकी कॉस्ट को, ठीक है। तो ऐड किया हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें से रिटर्न इन्होंने हटा ली, आगे रिटर्न दे रखी है 5000 की, तो रिटर्न हटा ली है। नेट सेल की जो फिगर है उसमें से जीपी हटा के, क्योंकि कॉस्ट पे करते थे ना इन्वेंट्री की सारी एडजस्टमेंट, तो उतने का सेल्स वाली जो वैल्यू हट चुकी है जो ऊपर वाले स्टॉक में से, लेकिन नीचे वाले स्टॉक में आनी चाहिए, क्योंकि 31 मार्च के स्टॉक में ये पड़ा होगा, तो इसको ऐड कर लिया है, ठीक है। तो परचेजेस का भी ऐसे ही होगा, 15 अप्रैल वाले स्टॉक में अकाउंट हो गया होगा, पर 31 मार्च वाले में होगा नहीं, तो इसको लेस कर लिया होगा, लेस परचेज, ये तो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, ठीक है। और उसके बाद एक ट्रांजेक्शन ये है 4 नंबर, जिसमें ये बता रखा है 15 मार्च को हमने ना 50,000 की सेल वाला सामान हमने अप्रूवल बेसिस पे दिया हुआ है, जैसे आप सेल और रिटर्न बोलते थे, ठीक है। और अप्रूवल का पीरियड रखा है 4 वीक्स। भाई 40% ऑफ द गुड्स जो है वो रिटर्न हो गए हैं 10th अप्रैल को, तो जो 10 अप्रैल को रिटर्न हो गया वो तो 16th अप्रैल को काउंट हो गया होगा, 15th अप्रैल को जब भी काउंटिंग की है, ठीक है। और वो तो 31 मार्च को भी स्टॉक में दिखना चाहिए, तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। बाकी उसने अप्रूव कर लिया और कस्टमर को बिलिंग करके दी गई है 16th अप्रैल को। देखो, जो बिलिंग हुई है ये तो बाद में हुई है ना, 31 मार्च की सिचुएशन सोचो आप, 31 मार्च को तो ये स्टॉक में पड़ा होना चाहिए, पर क्योंकि 15 मार्च को ये सामान हमारे यहाँ से चला गया था, तो फिजिकल काउंटिंग में आया नहीं है, कस्टमर के पास ही पड़ा है। तो ऊपर जिससे आपने शुरू किया है 2.5 लाख, उसमें ये फिगर आ नहीं रही, बट नीचे वाले में आनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना ये जो 50,000 है, इसका पहले 60% निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो आएगा 30,000, ये सेल वैल्यू है, और फिर इसकी कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी, इतना स्टॉक आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये इन्होंने 80,000 यानी कि 60,000 का 60,000 का सामान नहीं है, 50,000 का सामान है, 50,000 का 60%, 60% कैसे आया, 40% तो अप्रूव हो गया, तो वो तो जो 40% सॉरी रिटर्न आ गया, जो रिटर्न आ गया वो तो सामान स्टॉक में काउंट ही हो गया होगा ना, और वो स्टॉक में पड़ा भी होना चाहिए था 31 मार्च को, तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। और लास्ट में पॉइंट देखते हैं क्या है जी। भाई ट्रेडर ने गुड्स रिसीव किए है 40,000 का मार्च में, कंसाइनमेंट बेसिस पे सेल करने के लिए। ध्यान रखिएगा, जो सामान आपको कंसाइनमेंट बेसिस पे मिलता है, वहां आप एज अ कंसाइनी आप अपने आप को एक्ट करते हैं, और वो स्टॉक आपका नहीं होता है, ठीक है। 20% तो आपने सेल कर दिया, चलो बड़ी अच्छी बात है, और बाकी 50% आपने 15 अप्रैल तक सेल कर दिया। जो 15 अप्रैल तक भी सेल हो गया होगा ना, वो भी आपके स्टॉक में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये भी चला गया होगा, ये भी चला गया होगा, फिजिकली रिमूव हो गया होगा ये सामान। और आगे बता रहा है दीज सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन सेल्स अबव, वो तो वैसे भी है, जो सामान हम कंसाइनमेंट पे सेल करते हैं वो हमारी सेल नहीं होती, वो कंसाइनर की सेल होती है, हमें तो कमीशन मिलता है उसका, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, 20% चला गया, 50% चला गया, पर 30% तो अभी भी आपके पास ही पड़ा रह गया, और वो आपने स्टॉक में काउंट कर लिया होगा, पर आपके स्टॉक का पार्ट है नहीं। तो 15 अप्रैल में जब आपने स्टॉक काउंटिंग करी होगी, तब वो काउंट हो गया होगा ऊपर वाले 2.5 लाख में, पर नीचे वाले में आना नहीं है, तो इसलिए आपको इस फिगर को करना पड़ेगा लेस। तो ये 30% लेस कर दिए, और यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है ना, कॉस्टिंग ही दे रखी है, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत आपको नहीं है। अगला सवाल है डेप्रिसिएशन का।
ठीक है, डेप्रिसिएशन का बड़ा अच्छा सवाल है। मैं कहूंगा कि इसको एक बार लिख के जरूर ट्राई कीजिएगा। है सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बट एक बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि इसमें एक तो ना मेथड चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन से बाद में डब्ल्यूडीबी में जा रहे हैं। और जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसकी तो प्रैक्टिस हमने बड़ी अच्छी करी हुई है कि एक मशीन पहले खरीदी, फिर उसका एक पार्ट बेच दिया, फिर एक नई मशीन खरीद ली, फिर उसका पार्ट भी बेच दिया। तो आपको ध्यान होगा, मैं आपको बोलता था कि जब भी मशीन बिके तो आप एक वर्किंग नोट बना लिया करो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। और हम क्या करते थे, पहले बुक वैल्यू ढूंढते थे कि जिस दिन मशीन सेल हो रही है उस दिन की बुक वैल्यू ढूंढ लो उस मशीन की जो मशीन बिक रही है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये मशीन 1 जनवरी 2019 को खरीदी है, ठीक है, और इसको हमने बेच दिया कब बेचा, जाके 1 जुलाई 2021 को। तो आपको क्या करना पड़ता था, 1 जनवरी 2019 से लेके 1 जुलाई या 30 जून 2021 तक की डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू ढूंढनी होती है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में ना कैलेंडर ईयर है, ऊपर लिखा हुआ है बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, 31 दिसंबर तक की डेप्रिसिएशन तो बुक्स में लगा रखी होगी हमने, कौन सी वाली, 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 19 पहला ईयर बनाया होगा, फिर 1 जनवरी 20 से लेके 31 दिसंबर 20 आपने दूसरा ईयर बनाया होगा। फिर ना जब वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट में ये 6 महीने की डेप भी दिखेगी, जैन से लेके जून तक की। तो ये डेप भी पहले चार्ज कर लेना अकाउंट के अंदर। ये मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि जो जो ईयर ऑफ सेल है, स्टार्टिंग से लेके ईयर ऑफ सेल तक की जो डेप्रिसिएशन है, ईयर के स्टार्टिंग से लेके ईयर डेट ऑफ सेल तक की जो डेप्रिसिएशन है वो अकाउंट में चार्ज करनी होती है। तो जब आप लिख के करेंगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और ध्यान रखिएगा, आगे जाके इसमें मेथड भी चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चन को एक बार प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट नया कुछ नहीं है, बट एक बार जरूर प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली रिटायरमेंट ऑफ बिल है। ठीक है, आप देख सकते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल है, सॉरी। ठीक है, रिन्यूअल मतलब कि भाई मैच्योरिटी डेट आ गई लेकिन सामने वाला पेमेंट नहीं कर रहा, तो वो कह रहा है बिल को रिन्यू कर दो और साथ में इंटरेस्ट ले लेना। ठीक है, और इसके अंदर ना एक चीज दिखाता हूँ आपको, क्लास में भी हमने ऐसे ही करा था वैसे भी, कि पहले ये एक बिल बना लिया, फिर उसे डिस्काउंट करवा लिया। ठीक है, डिस्काउंट करवाने के बाद ना वो नवंबर 4 जो इसकी मैच्योरिटी डेट है बिल की, उस दिन सामने वाला आ गया है और वो कह रहा है कि एक्सेप्टेंस को रिन्यू कर दो। तो हमने बैंक को तो पेमेंट करनी है क्योंकि बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया था। ठीक है, और उसको वापस अपना डेटर बना लिया पार्टी को, और साथ में उसको इंटरेस्ट भी उसमें ड्यू कर दो। ये इंटरेस्ट, क्योंकि रिन्यूअल में इंटरेस्ट का पॉइंट आता था ना, तो उसको डेबिट करके इंटरेस्ट उसमें ड्यू कर दिया। अब ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की वर्डिंग ऐसी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ना सामने वाले ने क्या करा, इंटरेस्ट तो कंडीशन ये रख ली कि अभी मैं 20,000 पे करूंगा विद इंटरेस्ट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो ये बैंक में पैसा लिया हुआ है, जो 2400 का इंटरेस्ट है ना, जो 2400 का इंटरेस्ट है वो बैंक में ही सीधा रिसीव कर लेना, यानी बिल की अमाउंट में ऐड ना करना। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि जहां बिल की अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन की वर्डिंग ये कह रही है कि इंटरेस्ट उसने कैश में सेटल कर लिया, तो इस चीज का ध्यान रखना। और एंड में जाके इंसॉल्वेंसी हो रही है तो ये बैड डेट्स वगैरह आपको राइट ऑफ करने हैं, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कंसाइनमेंट का, पार्ट 2 में आपको डिस्कशन मिलेगा इस आरटीपी पार्ट 2। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा अप्रूवल बेसिस का क्वेश्चन है। फ्यू कस्टमर्स को गुड्स आप भेज रहे हो और अप्रूवल के लिए, और सेल अकाउंट में ही उसको शो कर रहे हो। आपको ध्यान होगा, जब हम कैजुअली गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजते थे तो हम उसको सेल दिखा देते थे, पर ईयर एंड पे आके आपको ध्यान देना पड़ता था कि जो सामान अभी पेंडिंग अप्रूवल है उसकी सेल आपको रिवर्स करनी पड़ती थी, सेल भी रिवर्स करनी पड़ती थी और साथ में उसकी स्टॉक की एंट्री भी करनी पड़ती थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी वैसा ही कुछ है। 13,000 का सामान ऐसा है जिसकी अभी तक इंटीमेशन नहीं आई है। ठीक है, 30% प्रॉफिट पे हमने उसको बेचा हुआ है, और कुछ सामान नारायण के पास गया हुआ है, राम के पास गया हुआ है। नारायण ने अगले साल में जाके इंटीमेशन दी है, ठीक है, और राम जी ने तो गुड्स वापस ही कर दिए है। अब क्वेश्चन में ना ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन है एडजस्टमेंट एंट्रीज मांगी है, यानी आपको सिर्फ ईयर एंड की एंट्रीज करके दिखानी है। आपको वो सब एंट्रीज नहीं इसके अंदर करके दिखानी कि पहले सामान भेजा फिर उसने रिजेक्ट, मतलब वो सब एंट्रीज, बस ईयर एंड की एंट्रीज दिखानी है और साथ में बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है। ठीक है, और अप्रैल की एंट्रीज भी मांगी है क्वेश्चन ने। ठीक है, और ईयर एंड का इन्वेंट्री भी बता दिया, क्योंकि ईयर एंड का इन्वेंट्री इसलिए बता दिया क्योंकि ना ये तो सिर्फ अप्रूवल बेसिस वाला इन्वेंट्री है ना जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, इन्होंने बाकी का स्टॉक भी बता दिया आपको कि क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 1 लाख का। तो आप देखिए इन्होंने जो आंसर किया है, आंसर में सीधा, इस क्वेश्चन के आंसर में सीधा और सीधा इन्होंने एंट्रीज करी है, एक तो सेल रिवर्स करने की क्योंकि सामान अप्रूव नहीं हुआ ईयर एंड पे आके, और सारे का सारा सामान क्योंकि कस्टमर्स के पास पड़ा है तो स्टॉक लाइंग विद कस्टमर्स या इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमारी एडजस्टिंग एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक की, वो वाली एंट्री भी करके दिखाई है 10,000 की। ठीक है, और जब बैलेंस शीट बनाई और अगले साल की भी एंट्री करके दिखाइए,
देखो जिसने तो सामान अगले साल में जाके वापस कर दिया उसका तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि उसकी सेल तो आप पहले ही पिछले साल में रिवर्स कर चुके हो। लेकिन जिसने एक्सेप्ट कर लिया है उसकी एंट्री फिर से डाल दी सेल प्राइस पे, डेटा टू सेल। नारायण टू सेल भी आप इसकी एंट्री लिख सकते थे, क्योंकि नारायण का अकाउंट के नाम से अकाउंट खुलता तो ज्यादा अच्छा था। और बैलेंस शीट देखिए इन्होंने किस तरह बनाई है। जो ट्रेड रिसीवल दिखाए थे इन्होंने क्वेश्चन में 1.5 लाख के ट्रेड रिसीवल थे ना, दिखाते हैं आपको भी ट्रेड रिसीवल, ये रहे 1.5 लाख के। ठीक है, तो 1.5 लाख में से 13,000 के डेटर हट गए, क्योंकि वो दोनों हटा दिए ना आपने। और इन्वेंट्रीज जो 1 लाख की वैसे पड़ी थी उसमें 10,000 पे जोड़ लिया, क्योंकि बाकी इन्वेंट्री 1 लाख की पड़ी है, 10,000 पे अप्रूवल बेसिस पे पड़ी है लोगों के पास, वो भी हमने ऐड करके दिखा दी। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये भी आपको पॉइंट क्लियर है। और एक दो नोट्स भी करके दिखाए हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल ही लिखे हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया, जिसमें एवरेज ड्यू डेट इन्होंने निकाल के ही दे दी कि एवरेज ड्यू डेट ये है 10 अगस्त, और फिर कहता बस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके दिखा दो। हमने ना बड़ा अच्छा सीखा था कि अगर हम किसी से माल खरीदते हैं और अगर हम उसको अलग अलग डेट्स पे पेमेंट ना करके, जो उसकी अलग अलग डेट्स ड्यू डेट्स हैं, हम एक एवरेज ड्यू डेट निकाल लें और उस दिन पेमेंट कर दें, तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन बन जाती है। तो अगर एवरेज ड्यू डेट 10 अगस्त है, हम एवरेज ड्यू डेट पे ही अगर पेमेंट करेंगे फिर तो कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। और अगर हम एवरेज ड्यू डेट के बाद पेमेंट करेंगे तो उस केस में इंटरेस्ट लग जाएगा 18 डेज का। ठीक है, ये 28 को है ना, आप देखिए पहले केस में तो नो इंटरेस्ट, क्योंकि ड्यू डेट एवरेज ड्यू डेट पे ही पेमेंट हो रही है। अगले केस में 28 अगस्त को हो रही है, तो 18 डेज का इंटरेस्ट 10 अगस्त से लेके 28 अगस्त। और अगर पेमेंट 29 जुलाई को हम कर देते हैं तो हम पहले पेमेंट कर रहे हैं, यानी ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो रिबेट ले लेंगे हम, और वो रिबेट मिल जाएगा 29 जुलाई से लेके 10 अगस्त। और ये कितना आ जाएगा अगर आप देखो तो 10 दिन अगस्त के और 2 दिन जुलाई के, तो ये 12 दिन आ गया। तो इस तरह से रिबेट की कैलकुलेशन, यानी इस सवाल में एवरेज ड्यू डेट नहीं निकालनी है, एवरेज ड्यू डेट निकाल के दी हुई है, आपसे सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पूछी है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बाद सवाल है अकाउंट करंट का। ठीक है, इस सवाल में एक छोटी सी दिक्कत है अकाउंट करंट वाले सवाल में, जो इनकी कैलकुलेशन है। मैं साथ में एक काम करता हूँ, मैं आईसीआई का आपको साथ में मटेरियल भी रखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको लेट मी चेक ऑल्सो। यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इसमें ना आपको क्या करना था, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके दिखानी थी डे वाइज, कि करंट अकाउंट है फर्म में और 1 जुलाई से डेबिट बैलेंस चल रहा है। ठीक है, मैं सीधा आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। ठीक है, इनका आंसर दिखाता हूँ। 1 जुलाई से बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया, डेबिट बैलेंस है। ठीक है जी, तो 1 जुलाई से लेके जो 14 जुलाई है, ये तो ठीक है, 14 दिन हो गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये सारे दिन सही हैं, सिर्फ एंड में जाके आपको याद होगा दिक्कत आती थी, हमने जब क्लास में भी ये डिस्कशन की थी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपको मैं आईसीआई का भी दिखाता हूँ, स्टडी मटेरियल का। भाई जो हम कर रहे हैं वो भी आईसीआई का है, आई नो। ठीक है, वो आरटीपी का क्वेश्चन है, लेकिन हम स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन रख रहे हैं अपने सामने। ये ना 6.122 पेज पे है, तो आप देखिए सेम डेट्स हैं, 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई, 14 दिन की कैलकुलेशन है, सही है। उसके बाद 14 जुलाई से लेकर 29 जुलाई, 15 दिन की कैलकुलेशन है। 14 से 29 15 दिन की, फिर 29 से 18 अगस्त, 29 से 18 अगस्त 20 दिन की, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मैच हो रहे हैं। 18 अगस्त से लेकर 9 सितंबर 22 दिन, 18 अगस्त से लेकर 9 सितंबर 22 दिन, और आखिर में अगर आप देखें 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर, इन्होंने यहां पे लिखे हैं 22 डेज आरटीपी के आंसर में। लेकिन इन माय ओपिनियन ऑल्सो, और जो हमने क्लास में डिस्कशन भी करी थी, हमने इसका आंसर निकाला 21 डेज, जो नए स्टडी मटेरियल के हिसाब से यही था 21 डेज। तो अगर आप मेरी मानो तो मुझे लगता है स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही आपको आंसर करके आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आरटीपी का जो ये आंसर है, ये उससे मैच नहीं कर रहा है स्टडी मटेरियल से। ठीक है, वैसे भी हमने बात की थी कि 1 जुलाई से हम शुरू कर रहे हैं, तो 1 से लेकर 14 तारीख तक का पूरा लगा दीजिए इंटरेस्ट। उसके बाद 29 माइनस 14, क्योंकि 14 हटा दो, 15 दिन आगे ऐसे निकाले थे हमने। फिर 18 माइनस 29 हटा दो, 20 डेज ऐसे निकाले थे। फिर 9 सितंबर से 18 अगस्त तक उल्टा चलो, 18 अगस्त छोड़ दो क्योंकि पीछे काउंट हो गई है, तो 22 दिन ऐसे निकाले थे। तो उसी तरह से अगर हम 30 सितंबर माइनस 9 सितंबर करेंगे तो ये 21 डेज बनना चाहिए, जो कि आरटीपी के आंसर में 22 डेज किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आईसीआई वहां पे इस तरह की गलती नहीं करेगा जो मेन क्वेश्चन आएगा, बिकॉज बच्चा तो अल्टीमेटली स्टडी मटेरियल को ही फॉलो करेगा ना। स्टडी मटेरियल में साफ साफ आप देख सकते हैं कि आंसर 21 से किया हुआ है, और होना भी इसी से ही चाहिए मेरे हिसाब से। अगर किसी को ये डाउट थी, उम्मीद है आपकी डाउट क्लियर होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी डियर आईसीआई ने एक छोटा सा पॉइंट गड़बड़ की है, जो मुझे लगता है होना नहीं चाहिए। कैश का क्रेडिट बैलेंस पता नहीं कैसे आ गया, ये अभी तक पूरी तरह से रहस्य बना हुआ है कि कैश का क्रेडिट बैलेंस कैसे आ गया आरटीपी के क्वेश्चन में। और इन्होंने आंसर में भी एक बड़ी छोटी सी चालाकी करी कि चलो कौन सा किसी को पता लग रहा है, ठीक है, बट लेकिन ये देखिए इन्होंने उस कैश को चुपचाप ओवरड्राफ्ट लिख दिया 24,000। अब मैं यही कहूंगा, देखो गलती है या वॉट एवर इट इज,
आपका जब आप पूरा आंसर करेंगे आपका बैलेंस शीट मैच ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली कैश के क्रेडिट बैलेंस को आपको लायबिलिटी साइड पे ही दिखाना पड़ेगा। इन्होंने इसका नाम ओवरड्राफ्ट लिख दिया है। तो और इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात प्लीज ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे फाइनल काउंट्स वाले बड़े क्वेश्चन में चुपके से वो ये लाइन लिख देता है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी डाला था, वहां पे भी कई बच्चों ने ये एंट्रीज छोड़ दी थी, मिस कर दी थी। इन एंट्रीज के नंबर हैं, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एंट्री स्किप नहीं करनी है। बहुत बार ना बच्चा सिर्फ ये ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स को पढ़ के फटाफट से फाइनल काउंट्स बनाना शुरू कर देता है, एंट्रीज लिखना भूल ही जाता है, ठीक है। तो एंट्रीज मेरे हिसाब से सिंपल ही हैं, कुछ ऐसा मुझे इसमें से या इसमें ना, हाँ एक पॉइंट और छोटा सा इस क्वेश्चन में है, ध्यान दीजिएगा। एक तो ना इस सवाल में ये जो स्टॉक वगैरह दे रखे, चलो ठीक है, डेप्रिसिएशन भी लग जाएगी, ठीक है, ऑन फिक्स्ड एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट देखो एडिशंस यहाँ पे भी हुई हैं, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को 10% पर एनम है, ध्यान रखिएगा, पर एनम है तो आपको टाइम का भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। 60,000 ड्रॉन फ्रॉम बैंक वाज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट बट आउट ऑफ दिस अमाउंट विड्रॉन 36,000 वाज यूज्ड इन बिजनेस एक्सपेंसेस। तो एक तो ये गलती होगी, आपने खर्चों को ड्राइंग्स में उठा के डाल दिया, तो खर्चे डेबिट करो और ड्राइंग्स क्रेडिट करो। तो ये पहली रेक्टिफाइंग एंट्री आपको मैं चेक करवाता हूँ, ठीक है, खर्चे डेबिट टू ड्राइंग्स। दूसरी रेक्टिफिकेशन क्या हो रही है जी, परचेज करी थी लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी, स्टॉक में लिख ली, स्टॉक में तो आनी थी, फिजिकल काउंटिंग में आ गया होगा ना, तो परचेज की एंट्री डाल दो, दिमाग का काम ही नहीं है। थर्ड एंट्री है परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न में डाल दी थी पर अमाउंट पार्टी अकाउंट में ठीक डाल दी, तो पार्टी अकाउंट को छोड़ दो, सेल रिटर्न डेबिट कर लो, सॉरी सेल रिटर्न क्रेडिट कर लो, परचेज रिटर्न क्रेडिट कर लो, सस्पेंस डेबिट कर लो, हो जाएगा। क्योंकि परचेज रिटर्न दिखानी थी ना आपने, परचेज रिटर्न क्रेडिट कर लो, सेल रिटर्न गलती से डेबिट कर ली होगी, उसको क्रेडिट कर लो। और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो अगले साल के हैं तो उन्हें प्रीपेड में लेके आओ, तो प्रीपेड में डेबिट करके खर्चों से लेस करो, प्रीपेड टू खर्चे। तो ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज चारों प्लीज जरूर लिख के आना, वरना आपके इसके नंबर कटेंगे जरूर। उसके बाद आप देखिए इस क्वेश्चन में और एक खास चीज क्या है, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास बैंक बैलेंस तो है, कैश का ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, और इसके अलावा बाकी तो मेरे हिसाब से, एक सेकंड, ट्रेडिंग पी एंड एल बन जाएगा, ठीक है, बैलेंस शीट बन रही है। इन्होंने आप देखिए इन्वेस्टमेंट्स और उसका इंटरेस्ट अलग अलग ही दिखाया है, हमने भी क्लास में ऐसे ही किया था कि ऐड करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट अक्रूड ऐड करो, अलग से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज का ध्यान देना, एडिशन कितने की है, 6 लाख, और 6 लाख की एडिशन पे अगर हम काम करें डेप्रिसिएशन 10%, तो आधे साल की लगेगी ना, 6 लाख का 5% 30,000, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए 6 लाख का 5% 30,000, ये हो गया ना आधे साल की। तो एक चीज ना इसमें वर्डिंग में थोड़ी सी, एक चीज का ये ध्यान देना कि इन्होंने सिर्फ ये लिखा था वर्डिंग के अंदर क्वेश्चन की कि हम एडिशंस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑन फिक्स्ड एसेट परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें भी बच्चा गलती कर देता है, बच्चा क्या करता है, टोटल 10,20,000 के ऊपर डेप लगा देता है। आप देख सकते हैं इन्होंने सिर्फ एडिशन वाले पे डेप लगाई हुई है, तो हालांकि देखो थोड़ा सा इलॉजिकल है कि ऐसा क्यों सिर्फ एडिशन वाले पोर्शन पे आप डेप लगा रहे हो, पिछले वाले पोर्शन पे, यानी जो ये 4,20,000 की एसेट है इसको आपने डेप्रिशिएट ही नहीं करा इस साल। भाई जो क्वेश्चन में वर्डिंग है उसके हिसाब से ही करना है, वही हमने करा है, ठीक है। ड्राइंग्स की मरम्मत कर लेना, वो तो जितनी भी आपने एडजस्टमेंट एंट्रीज ऊपर करी है, ये वाली रेक्टिफाइंग एंट्रीज बोलो, एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलो, इनका इफेक्ट फाइनल काउंट्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो बाकी तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, हो जाएगा। उसके बाद पार्टनरशिप और ये गुडविल वाले क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेंगे, ठीक है। आरटीपी की एक और वीडियो है पार्ट 2 के नाम से, एनपीओ सब उसमें ही है, शेयर कैपिटल डिबेंचर, और आखिर में तो ये शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है, ठीक है। गोइंग कंसर्न आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के हैं, देखिए मैंने पहले भी कहा लास्ट क्वेश्चन थियरी का आता है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से पढ़ लेना। उम्मीद है पार्ट 1 का जो आरटीपी है, जो जो हमने टॉपिक इसमें किए हैं, जो जो क्वेश्चन हमने करे हैं, वो पूरी तरह से आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जरूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश आपको करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।